क्या हो जब आप अपने दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करें और वही पेन किलर्स आपकी जान की दुश्मन बन जाएं? आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसने महज अपने घर के बेसमेंट से बैठे बैठे कई मिलियन डॉलर की नकली दवाइयों का एम्पायर खड़ा किया और जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस शख्स ने लोगों को इन दवाओं का आदी बनाने के लिए इसमें अफीम से बने ड्रग्स मिलाना शुरू किए और साथ ही साथ इन दवाओं पर उन बड़े ब्रांड्स के नाम लगाए जो पहले से ही मार्केट में बिक रहे थे। ये शख्स बहुत ही शातिर और चालाक था और उसने इन दवाओं को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए वो नेटवर्क बनाया जिससे पुलिस आसानी से उस तक न पहुंच सके। और हुआ भी यही, क्योंकि उस तक पहुंचने में पुलिस को कई साल लग गए। ये कहानी है एरन शामो नाम के एक शख्स की, जिसने बहुत कम उम्र में ही इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। और इसके पीछे की वजह थी वो नकली दवाइयों की ट्रैफिकिंग, जिसका वो मास्टरमाइंड था। ड्रग ट्रैफिकिंग और डार्क वेब की दुनिया में उसे फार्मा मास्टर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो इन नकली दवाइयों को इतनी सफाई से बनाता था कि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। और ये सब कुछ डीईए की नाक के नीचे हो रहा था। महज एक कंप्यूटर और कुछ दोस्तों की मदद से शुरू किया गया ये ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन आगे चलकर इतना बड़ा बन गया कि एरन अब हर दिन $2 लाख से ज्यादा कमा रहा था। और ये आगे चलकर पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा नकली दवाइयों का रैकेट साबित हुआ। इस पूरी कहानी में कई उतार चढ़ाव और कई चौंकाने वाले मोड़ सामने आए, जिसने एरन को एक आम आदमी से एक इलीगल ड्रग ट्रेड का मास्टरमाइंड बना दिया। जिसके बाद उन खुलासों का सामना हुआ जिसने लोगों का ऑनलाइन क्राइम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कहानी शुरू होती है यूटा के शहर सॉल्ट लेक सिटी से, जहां 26 साल का एरन शामो रहता था। एरन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जिसने अपना बचपन एरिजोना के शहर फीनिक्स में अपनी 3 बहनों के साथ गुजारा था। मगर जैसे ही वो अपनी टीनेज में पहुंचा, उसे गांजा लेने की आदत पड़ गई और उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया। इस बात ने एरन के माँ बाप को बहुत परेशान कर दिया और तब वो फैसला करते हैं कि वो उसे यूटा के बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, इस उम्मीद में कि उसमें कोई बदलाव आ जाएगा। बहरहाल बोर्डिंग स्कूल पहुंचने के बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है और वो ईगल स्काउट की रैंक हासिल कर लेता है, जिससे ये लग रहा था कि एरन अपने आप को बदल रहा है। मगर इसी दौरान एरन की दोस्ती ड्रू कैंडल नाम के एक स्टूडेंट से हो जाती है। क्योंकि एरन और ड्रू साथ में लॉन्गबोर्ड स्केटिंग करते थे, इसलिए उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि ये दोस्ती आगे चलकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जहां एक तरफ ड्रू बहुत चुपचाप रहने वाला शख्स था, वहीं एरन बहुत ही कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग था और हमेशा लोगों से घुलने मिलने में ड्रू की मदद करता था। धीरे धीरे एरन को लगने लगा कि ये पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है और वो अपना ज्यादातर वक्त क्लास में बैठने के बजाय कैंटीन और इधर उधर बैठकर गुजारने लगा। ये देख उसके माँ बाप भी उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना बंद कर देते हैं और महज 2 साल के अंदर ही अपनी पढ़ाई छोड़कर पार्टीज करने लगा और साथ ही साथ बिटकॉइन के बारे में सीखने और समझने लगा। क्योंकि वो कॉलेज छोड़ चुका था और अब उसके माँ बाप भी उसे कोई खर्चा नहीं भेज रहे थे, जिसकी वजह से उसे अपने खर्चे उठाने में बहुत परेशानी हो रही थी। और यही वो वजह थी कि वो अपने दोस्त ड्रू के साथ ईबे ज्वाइन कर लेता है। उन दोनों को ईबे में काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ड्रू को वहां से निकाल दिया जाता है। और इस बात से एरन को इतना गुस्सा आया कि वो अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसने भी ईबे से रिजाइन कर दिया। एरन हमेशा से एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, जिसके आइडल स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स थे, और इसीलिए अब वो थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स पढ़ने लगा। अब एरन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो आगे क्या करेगा। और तब ड्रू उससे कहता है कि क्यों ना वो लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हालांकि एक नॉर्मल सा सजेशन था, मगर यही सजेशन उन्हें इलीगल ड्रग्स की उस ऑनलाइन दुनिया में लेकर गया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। हालांकि एरन और ड्रू का बिटकॉइन में बहुत दिलचस्पी थी, मगर बिटकॉइन को बारीकी से समझते समझते वो डार्क वेब तक पहुंच गए, जहां उन्हें ये पता चला कि वो यहां जो कुछ भी करेंगे वो दुनिया की नजरों से छुपा रहेगा और उनके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाएगा। अब साल 2014 आ चुका था और एरन और ड्रू मिलकर कुछ सामान खरीदना शुरू करते हैं। वो दोनों लेटेक्स ग्लव्स, बबल रैप्स, पैकिंग का सामान और जेलेटिन कैप्सूल्स के कवर खरीदते हैं और इलीगल पिल्स बनाना शुरू करते हैं। यहां तक तो चीजें फिर भी ठीक थी, मगर एरन का ये सफर तब और भी रिस्की और खतरनाक हो गया जब वो ये फैसला करता है कि वो नकली ऑक्सीकोडोन पिल्स बनाएगा, जिसमें वो फेंटेनल जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करेगा। फेंटेनल एक बहुत पावरफुल ड्रग है जिसमें अफीम का इस्तेमाल किया जाता है और ये मॉर्फिन और दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है। अब धीरे धीरे वो लोग और भी खतरनाक ड्रग्स जैसे एमडीएमए और कोकेन भी बेचने लगे और ये सारे ड्रग्स डार्क वेब और दूसरी वेबसाइट के जरिए अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने लगे। अब जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी इन्वेंट्री में और भी खतरनाक ड्रग्स बढ़ते जा रहे थे। एरन ये सारा ड्रग्स फार्मा मास्टर स्टोर के नाम से बेचता था और अब उनके पास ज़ैनेक्स वैलियम से लेकर फेंटेनल पाउडर जैसे ड्रग्स भी मौजूद थे, जिन्हें बेचना गैर कानूनी था। उनके पास एक पिल प्रेसिंग मशीन भी थी, जिसकी मदद से वो लोग इंटरनल पाउडर को नकली ऑक्सीकोडोन टैबलेट्स में बदलते थे और इन सारी पिल्स को डार्क वेब की वेबसाइट अल्फा बे पर फार्मा मास्टर के नाम से बेचते थे। और यहीं से एरन को निकनेम मिला फार्मा मास्टर।
एरन ने पूरे फार्मा मास्टर की कमान खुद ही संभाल रखी थी और वो उसके हर ऑपरेशन से लेकर वेबसाइट स्टोर डिजाइनिंग, एम्प्लॉयज को हायर करना और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सब कुछ खुद ही देखता था। वो अब ये ड्रग्स सभी ड्रग डीलर्स और इंडिविजुअल बायर्स तक पहुंचाने लगा और इसमें उसका साथ दे रहा था डार्क वेब। और देखते ही देखते उसकी वेबसाइट फार्मा मास्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसका ये ऑपरेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अब वो अलग अलग लोगों को हायर करने लगा जो पूरे अमेरिका में पैकेट्स लाने और ले जाने का काम करने लगे। देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया और लोगों को लगने लगा कि शायद ये पैसे उसने बिटकॉइन से कमाए हैं, इसलिए किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। पुलिस और उसके आसपास के लोग इस बात से बेखबर थे कि एरन अपने घर में बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है, और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनकी पीठ पीछे अमेरिका के सबसे बड़े इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एरन अब तक $2 मिलियन से भी ज्यादा कमा चुका था, मगर जैसे जैसे इन ड्रग्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एरन के ड्रग्स की क्वालिटी खराब होती जा रही थी, और ये उसके ऑनलाइन स्टोर फार्मा मास्टर पर साफ दिखाई दे रहा था। कस्टमर्स अब इन पिल्स का ओवरडोज ले रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। और इन खराब फीडबैक्स के बावजूद भी एरन नहीं रुका और इन पिल्स को बेचता रहा। ये दौर एरन की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था, क्योंकि अब वो हर दिन $2 लाख से भी ज्यादा कमा रहा था, और वो भी तब जब उसकी पिल्स लेकर लोग बीमार पड़ रहे थे। अपनी इस बेशुमार दौलत से उसने अपने लिए एक आलीशान घर, एक BMW खरीदी और साथ ही साथ लास वेगस जाकर वहां के कैसीनो में गैम्बलिंग करने लगा। जहां एक तरफ वो इस कमाई हुई दौलत से लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग उसकी पिल से बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और वो कितने लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बेशुमार दौलत कमाने के बाद और इतने लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद भी किसी का ध्यान एरन की तरफ क्यों नहीं जा रहा था? और उसके पीछे की वजह थी वो जगह जहां से ये लोग इन ड्रग्स को बना रहे थे। इन सभी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एरन अपने बेसमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, जहां उसने एक पिल प्रेसिंग मशीन लगा रखी थी। सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात यह थी कि उसका बेसमेंट अब पूरी तरह एक ड्रग लैब में बदल चुका था, और यहां से एरन वो गैरकानूनी काम करने लगा जिसने उसे एक मिलियनेयर बना दिया और जहां से उसने अमेरिका के सबसे बड़े नकली ड्रग एम्पायर खड़ा किया। अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि आखिर वो लोग ये ड्रग्स बनाते कैसे थे? वो लोग इन ड्रग पिल्स को बनाने के लिए सबसे पहले बाइंडर्स और फिलर्स को फेटल ड्रग्स के साथ मिलाते थे ताकि इन पिल्स के टेक्सचर और वॉल्यूम को परफेक्ट किया जा सके। और ये बाइंडर्स और फिलर्स अपने आप में बहुत जहरीले केमिकल्स थे जो इन पिल्स को और भी खतरनाक बनाते थे। फेंटनिल अपने आप में बहुत पावरफुल ड्रग है जो अफीम के पौधे से बनाया जाता है, और ये हर उस शख्स के लिए खतरनाक है जो इसका इस्तेमाल करता है। बहरहाल वो लोग अपने खुले हाथों से फेंटनिल को बाइंडर्स और फिलर्स में मिलाते थे, और साथ ही साथ उसमें वो कलर भी मिक्स किया जाता था जिन कलर की नकली पिल्स उन्हें बनानी होती थी। अब इस मिक्सचर को पिल प्रेसिंग मशीन में डाला जाता था, जिसके बाद ये मशीन पिल्स बनाना शुरू कर देती थी, और फिर इन पिल्स पर किसी बड़े ब्रांड्स का नकली स्टैंप लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता था। ये नकली पिल्स इतनी सफाई से बनाई जाती थी कि खरीदने वाले को यही लगता था कि वो ओरिजिनल दवाइयां खरीद रहा है, मगर असल में वो खतरनाक ड्रग्स खरीद रहा था जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब एरन अपनी टीम में एक और दोस्त को शामिल कर लेता है जिसका नाम था जॉनथन लूक, जिससे एरन की दोस्ती जिम में हुई थी। जॉनथन को जो काम दिया गया था वो यही था कि वो इन पिल्स को तैयार करने के लिए मिक्सचर बनाएगा और पिल प्रेसिंग मशीन में डालकर इन पिल्स को तैयार करेगा। अब धीरे धीरे एरन अपनी टीम और बढ़ाने लगा, और अब वो अपनी टीम में 2 और लोगों को शामिल कर लेता है, जिसमें से पहली का नाम था अलेक्जेंड्रिया और दूसरी का कैथरीन। इन दोनों का काम था इन सारी मैन्युफैक्चर हुई पिल्स को पैक करना, जिसमें वो दोनों इन सभी पिल्स को वैक्यूम सील पैकेट्स में पैक करती थी, और फिर इन पैकेट्स को अलग अलग मेल बॉक्स के जरिए कस्टमर्स तक भेज दिया जाता था। यहां से एंट्री होती है इस टीम के एक और अहम मेंबर की, जिसकी वजह से कहानी आगे चलकर एक नया मोड़ ले लेती है। एरन ने इस बार अपने जिस दोस्त को टीम में शामिल किया उसका नाम था शॉन जिगी, और उसे टीम में शामिल करने के बाद जो काम दिया गया था वो ये था कि अलग अलग मेल बॉक्सेस से उन पैकेट्स को कलेक्ट करना जिसमें वो लोग पिल्स बनाने के लिए फेंटनिल ड्रग्स मंगाते थे। एरन इतना शातिर और चालाक था कि वो अलग अलग जगह से फेंटनिल ड्रग्स खरीदता था और इन्हें अलग अलग पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्सेस पर डिलीवर कराता था ताकि उस तक कोई पहुंच न सके। और इन पैकेट्स को मेल बॉक्स से लेने के लिए उसने अपने दोस्त शॉन जिगी को टीम में शामिल कर लिया था। अब एरन के पास पूरी एक टीम थी जो पिल्स बनाने से लेकर उसे डिलीवर करने और पिल्स बनाने के लिए ड्रग्स उस तक पहुंचाने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो बेशुमार दौलत कमा रहा था। मगर वो इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्दी उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। 16 जून की दोपहर जिस इंटरनेशनल मेल फैसिलिटी से एरन का ड्रग्स जा रहा था, वहां यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन टीम अचानक एक इंस्पेक्शन करने पहुंच जाती है। ये इंस्पेक्शन अचानक किए जाते थे ताकि आने वाले पैकेट्स को चेक किया जा सके कि उसमें कोई गलत या गैरकानूनी सामान तो नहीं है, और इसी दिन से एरन के डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है।
इस चेकिंग के दौरान यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन टीम के सामने वो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया। वो एक चाइना से आए हुए पार्सल को जब खोलते हैं तब उसमें उन्हें फेंटेनिल ड्रग्स मिलता है, और जब वो उस पार्सल के डिलीवरी एड्रेस को चेक करते हैं तब उनके सामने एक नाम आता है, और वो था रायन जेनसन। इस पार्सल के मिलने के एक हफ्ते बाद ही वो रायन को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, जिसमें वो कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। पूछताछ में जेनसन बताता है कि वो एक एरन नाम के शख्स के लिए काम करता है, और उसका काम यही होता है कि फेंटेनिल ड्रग से भरे पार्सल्स चाइना से उसके एड्रेस पर आते हैं और वो ये पैकेट्स बिना खोले एरन तक पहुंचा देता है। जिसके बाद यूएस कस्टम्स की तहकीकात एक नया मोड़ ले लेती है। मामला ड्रग्स से जुड़ा था, जिसकी खबर डीईए को दे देते हैं। जिसके बाद नवंबर में एक और पैकेट डीईए के हाथ लगता है। इस पैकेट में डीईए के हाथ अल्प्राजोलम नाम का ड्रग्स लगता है, जो ज़ैनेक्स जैसी दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैनेक्स एक बैंड टैबलेट है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं ले सकता, और एरन का काम ही यही था कि वो इस तरह के बैंड लीगल ड्रग्स बनाकर बेचने का काम करता था। बहरहाल जब इस बार पैकेट पर लगे एड्रेस को चेक किया जाता है तो इस पर शॉन जिगी का नाम लिखा था, और ये कोई और नहीं बल्कि एरन का दोस्त था जिसने उसे अपनी टीम में शामिल किया था। अभी डीईए पैकेट की छानबीन कर ही रही थी कि तभी दूसरा पैकेट उनके हाथ लगता है जिसमें फेंटेनिल ड्रग्स था, और इस पैकेट पर भी शॉन जिगी का ही नाम लिखा था। ये पता चलते ही डीईए फौरन गिगी के घर पहुंचकर उससे पूछताछ करती है और उसके पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। पूछताछ में दबाव दिखाने पर गिगी टूट जाता है और डीईए के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पूछताछ में वो डीईए ऑफिसर्स को बताता है कि वो ये पैकेट्स अपने एड्रेस पर रिसीव करके उन्हें एरन तक पहुंचा देता है, और फिर इन पिल्स के पैकेट्स को एरन से लेकर उन्हें अलग अलग पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने का काम करता है ताकि वहां से पैकेट्स कस्टमर तक पहुंच सकें। इस खुलासे के बाद डीईए एक प्लान बनाती है और वो जिगी से कहते हैं कि वो इन पैकेट्स को वैसे ही रिसीव और पिकअप करता रहे जैसे वो करता आ रहा है, ताकि इस बात की भनक भी एरन को ना लगे और वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। जिगी उस पूरे रैकेट का सबसे अहम प्लेयर था जो उन पार्सल्स को कलेक्ट करने का काम करता था, जो अलग अलग लोगों के पास पैक होने जाते थे, और पैक हुए इन पार्सल्स को घरों से लेकर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने का काम करता था, जिसके लिए एरन उसे बहुत अच्छे खासे पैसे देता था। बहरहाल डीईए ऑफिसर्स जिगी से कहते हैं कि वो पार्सल्स कलेक्ट करें और वो उसका पीछा करेंगे, और इसी दौरान वो देखते हैं कि जिगी ने अलग अलग लोकेशन से 80 पार्सल्स कलेक्ट किए हैं। उन्होंने जिगी को साफ हिदायत दी थी कि इस बार वो इन पार्सल्स को पोस्ट ऑफिस तक लेकर नहीं जाएगा, और जब जिगी ने सारे पार्सल्स कलेक्ट कर लिए तो वो इन्हें लेकर डीईए ऑफिसर्स के साथ एक लोकल पुलिस स्टेशन चला गया। डीईए इन सारे पैकेट्स को निकालकर टेबल पर रखती है और एक एक करके इन्हें चेक करना शुरू करती है। चेकिंग के दौरान उन्हें एक बॉक्स में 10,000 फेंटेनिल पिल्स और दूसरे में 20,000 फेंटेनिल पिल्स मिलती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इन पिल्स के मिलने के बाद डीईए को यह अंदाजा हो जाता है कि एक बहुत बड़ा इलीगल ड्रग एम्पायर उनकी नाक के नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में है। अब डीईए के सामने जो सबसे जरूरी काम था वो ये था कि वो इस रैकेट को जल्द से जल्द पकड़ें और इन नकली दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाएं, क्योंकि इन पिल्स की वजह से रोज किसी न किसी की जान जा रही थी। बहरहाल डीईए फैसला करती है कि वो इस पूरे नेटवर्क में शामिल एक एक शख्स को पकड़ेगी, और 22 नवंबर को डीईए की अलग अलग टीम्स उन सभी लोगों के घर पर रेड मारना शुरू करती है जहां ये पार्सल्स आते थे और इन्हें पैक किया जाता था। उधर एरन इस बात से बेखबर था कि 22 नवंबर का दिन उसके इलीगल बिजनेस एम्पायर का आखिरी दिन होने वाला है और डीईए उसे पकड़ने वाली है। 22 नवंबर साल 2016 की सुबह डीईए की टीम एरन के घर को बाहर से घेर लेती है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और डीईए एजेंट्स एक एक करके उसके घर के अंदर घुसना शुरू करते हैं, मगर एरन इस बात से बेखबर था क्योंकि वो अपने घर के बेसमेंट में बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। डीईए एजेंट उसके घर से होते हुए बेसमेंट तक पहुंचते हैं और उसे फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं, और अचानक हुई इस रेड से एरन बहुत हैरत में पड़ जाता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ हुआ कैसे। एरन को गिरफ्तार करने के बाद डीईए उसके घर के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू करती है, जहां से उन्हें पिल प्रेसिंग मशीन, $2 मिलियन कैश और पाउडर्ड फॉर्म में फेंटेनिल ड्रग मिलता है। एरन के ऑनलाइन स्टोर फार्मा मास्टर की छानबीन करने के दौरान डीईए को यह भी पता चला कि उसके क्रिप्टो वॉलेट में 513 बिटकॉइंस हैं, जिसकी कीमत उस वक्त $2.4 मिलियन थी, और डीईए उसे भी जब्त कर लेती है। इन बिटकॉइंस के खुलासे से डीईए को यह समझ आ गया कि एरन अपने सारे लीगल ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में ही करता था, और एरन को गिरफ्तार करने के बाद डीईए उसके उन सारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है जो खास उसके लिए काम करते थे। डीईए ने जब अलेक्जेंड्रिया और कैथरीन के घर पर रेड मारी तब उन्हें वहां से पैकिंग का वो सारा सामान मिला जो इन पिल्स की पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता था, और साथ ही साथ कुछ पैकेट्स भी मिले जो कस्टमर्स को भेजने के लिए तैयार थे। इसी दौरान एरन के पुराने पार्टनर ड्रू कैंडल को इस गिरफ्तारी की खबर लग जाती है, और चूंकि इस वक्त वो यूटा में नहीं था इसलिए वो दूसरे शहर में बैठे बैठे ऑनलाइन स्टोर फार्मा मास्टर को शट डाउन कर देता है।
हालांकि डीईए को पहले स्टोर से जुड़े सारे सबूत मिल चुके थे जो एरन के एक दोस्त मारियो नोबल ने उन्हें दिए थे। इस टीम मेंबर ने इस फार्मा मास्टर स्टोर के स्क्रीनशॉट्स डीईए को दे दिए थे, जो एक पुख्ता सबूत थे एरन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए। बहरहाल 6 महीने बाद ड्रू कैंडल जब अपनी शादी के लिए हवाई पहुंचता है, तब उसे वहां की लोकल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही साथ इस पूरे रैकेट में और भी मेंबर्स गिरफ्तार हो चुके थे जो डीईए और पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस और डीईए के हाथ इस केस से जुड़ा हर शख्स लग चुका था, जिसके बाद कोर्ट में इन सब का ट्रायल शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला नाम था इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड का एरन शामो। 30 अगस्त साल 2017 को सॉल्ट लेक सिटी के कोर्ट में ये ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें जूरी एरन पर डार्क वेब पर नकली दवा बेचने, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाने, बैन ड्रग्स को इंपोर्ट करने और उनकी नकली दवाई बनाकर बेचने, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाती है। ये सब बहुत ही संगीन आरोप थे और बाद में एक चार्ज उस पर और लगा, और वो था उन लोगों की जान लेने का चार्ज जो उसकी नकली दवाइयां खाने की वजह से गई थी। ये सारे चार्जेस सुनकर एरन कोर्ट में रोने लगा और उसने कोर्ट को ये बताया कि उसे लग रहा था कि वो उन लोगों की मदद कर रहा है जो महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी नकली दवाइयों की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और उसे इस बात का बहुत अफसोस है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि इस पूरे ऑपरेशन से उसकी टीम ने बहुत अच्छे पैसे कमाए और महज वही अकेले $2 मिलियन कमा चुका था, जिसके बाद कोर्ट उसे उम्रकैद की सजा सुनाता है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये भी कहा कि एरन कभी भी पैरोल पर बाहर नहीं आ सकता और 3 दिसंबर को उसे जेल भेज दिया जाता है। एरन का वकील ग्रेग स्कोड इस फैसले से बहुत नाखुश था, क्योंकि उसका कहना था कि एरन की उम्र महज 29 साल है और ये सजा बहुत बड़ी और सख्त है, जिसके खिलाफ वो हायर कोर्ट्स में अपील करेंगे। ग्रेग का कोर्ट से यही कहना था कि उसकी सजा उम्रकैद हटाकर कुछ साल कर दी जाए, क्योंकि ये एरन का पहला जुर्म था जो उसने कई लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, और क्योंकि बाकी लोगों ने एरन के खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए कोर्ट ने उन सभी को कम सजा सुनाई। एरन की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अगर वो हायर कोर्ट में अपील करता भी तो भी उसकी अपील रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि डिफेंस के वकील ने यह खुलासा किया कि एरन की नकली दवाइयां खाने की वजह से 90 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये एक बड़ा नंबर था। हालांकि सही नंबर्स कभी पता नहीं चल पाए कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स हर कस्टमर की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए जिन्होंने दवाइयां खरीदी थी। डिफेंस के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि एरन को सिर्फ पैसों से मतलब था और उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसकी ड्रग्स वाली दवा खाने के बाद लोग मर रहे हैं। एरन जीता जागता सबूत है ऐसे लोगों का जो अपने फायदे और अपने ऐशो आराम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं और कितनी तकलीफ में हैं। एरन के बाद अब उसके बाकी 8 दोस्तों का भी ट्रायल शुरू होता है, जिन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट करके उसके खिलाफ गवाही दी थी, और इन सभी के ट्रायल में जिस जज ने फैसला सुनाया उसका नाम था डेल किम्बल, क्योंकि उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ैनेक्स और फेंटेनिल जैसे खतरनाक ड्रग्स को बेचते थे, इसलिए कोर्ट उन्हें अलग अलग सजा सुनाता है। एरन के सबसे पहले पार्टनर ड्रू कैंडल को 4.5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने अपने बयान में ये बताया कि वो एरन के साथ मिलकर डार्क वेब पर इलीगल ड्रग्स खरीदता और बेचता था। ड्रू एरन का दाहिना हाथ था, जो पाउडर और ड्रग्स को मिलाकर उस पिल प्रेसिंग मशीन में डालकर पिल्स बनाता था, और उसने ये भी बताया कि एक वक्त में उसे पैसों की जरूरत थी, और जब एरन ने उसके सामने इलीगल ड्रग्स का बिजनेस का प्रपोजल रखा तो वो उसे मना नहीं कर पाया। हालांकि साल 2015 में ड्रू अपनी हिस्सेदारी $40,000 में एरन को बेचकर न्यूजीलैंड चला गया था, मगर जब उसे दोबारा पैसों की कमी होने लगी तब वो एरन के पास दोबारा लौट आया और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट संभालने लगा। अलेक्जेंड्रिया और कैथरीन, जो साउथ जॉर्डन से थी, उन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो इन सारी पिल्स की पैकेजिंग का काम करती थी। इस गैंग की 5वीं मेंबर एन, जो वेस्ट जॉर्डन से थी, उसे भी 3 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो इस पूरे ऑपरेशन के लिए पैकेजिंग का सामान खरीदती थी। गैंग के 6ठे मेंबर मारियो नोबल, जिसने पुलिस को ऑनलाइन स्टोर का स्क्रीनशॉट दिया था, उसे 2.5 साल की सजा सुनाई जाती है, और ये वही शख्स था जो ऑनलाइन स्टोर पर आने वाले सभी ऑर्डर्स को हैंडल करता था। शॉन जीगी, जो इन सारे पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था, उसे कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है, और गैंग के 8वें और आखिरी मेंबर क्रिस्टोफर को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इन 8 में क्रिस्टोफर को सबसे लंबी सजा इसीलिए सुनाई गई क्योंकि उसने इन इलीगल पैसों से एक कार खरीदी थी, और यही वो शख्स था जो इन सारी पिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को संभालता था, जिसकी वजह से उसे हर एक पिल पर $1 का कमीशन मिलता था। एरन के जेल जाने के बाद डिफेंस के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि एरन की टीम एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट पाउडर चाइना से इंपोर्ट करती थी, और ये पोस्ट ऑफिस के जरिए यूटा भेज दिया जाता था, जहां इनसे पिल्स तैयार की जाती थी। उसकी वेबसाइट फार्मा मास्टर हर दिन में 70 से 80 ऑर्डर्स प्रोसेस करती थी, जो काफी बड़ी क्वांटिटी में होते थे, और जिसकी वजह से वो पूरे डार्क वेब पर एक बड़ा नाम बन गया था।
इन पिल्स को बेचने के लिए वो लोग पहले डार्क वेब पर ऑर्डर्स लेते थे और फिर इन पिल्स को पैक करके अलग अलग पोस्ट ऑफिस के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये पिल्स कई अलग अलग घरों में पैक की जाती थी और इन सभी को कॉफी के बैग्स में नकली रिटर्न एड्रेस डालकर पैक किया जाता था, ताकि किसी को भी ये शक न हो कि इन बैग्स के अंदर क्या है, और अगर ये पैकेट्स पकड़े भी जाएं तो नकली एड्रेस होने की वजह से पुलिस उन तक ना पहुंच सके। डीईए को आगे अपनी तहकीकात में यह भी पता चला कि सॉल्ट लेक सिटी के हर मेल बॉक्स में ये पार्सल्स रखे जाते थे और इनमें से कुछ पार्सल्स छोटे होते थे जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाते थे और कुछ पार्सल्स बड़े होते थे जो ड्रग डीलर्स और गैंग मेंबर्स को सप्लाई किए जाते थे। बहरहाल एरन की हायर कोर्ट में की गई अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी बनाई गई पिल्स और ऐशो आराम की कीमत कई लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ी। कोर्ट में एक विक्टिम की मां ने आकर ये गवाही भी दी कि उसके बेटे के पैर की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उसने पेन किलर दवाइयां ऑनलाइन ऑर्डर की तो उसके पास एरन की बनाई हुई पिल्स पहुंच गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये दवाइयां नकली हैं जो एक बेसमेंट में बनाई गई हैं और इसे खाने के बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो एक स्कूल जाने वाला एक आम सा लड़का था और जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी कर रहा था, मगर उसके एक गलत फैसले ने उसे नकली दवाइयों की काली दुनिया की तरफ ढकेल दिया, जिससे उसने बेशुमार दौलत तो कमाई मगर कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और आखिर में उसे खुद भी जेल जाना पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।